माइंडेड ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक वाइज वीडियोस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का हम वन शॉट रिवीजन कर चुके हैं, हम एनटीएससी में पढ़ चुके हैं और बहुत सारी बार हमने वन शॉट मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया को हमने बहुत सारी बार कवर कर लिया है। आप तो मेरे को मुंह जुबानी ऐसे याद हो गया, ऐसे कभी भी ऐसे रात में उठा के बोलोगे मैं ऐसा ऐसा तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी बढ़िया से। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया ये वाला चैप्टर, क्योंकि वन शॉट रिविजन इसका ऑलरेडी अवेलेबल है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को देखा भी है। आई सॉ, है ना, मतलब काफी बढ़िया से आपने इन सारी चीजों को समझा था। जैसे कि मैंने आपको उस वन शॉट रिवीजन में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था ना कि इसके साथ में जो एड ऑन स्टोरीज भी थी, है ना, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है ना। तो वो सारी चीजें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी टॉपिक वाइज वीडियो में भी हर टॉपिक के साथ साथ में इंक्लूड करते रहेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ये चैप्टर ना इट इज वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट। क्यों? क्योंकि बड़ा मजा आता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और मतलब अच्छी फील आती है कि हमारे ही नेशनलिस्ट लीडर्स, हमारे पूर्वज, उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या चीजें की थी। दे थॉट दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब वो लोग भी सोच सकते थे ना कि अरे क्या करना है, फालतू लड़ेंगे भिड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपनी जान भी जा सकती है, कुछ बहुत सारी चीजें भी ऐसी हो सकती है। लेकिन दे थॉट फॉर अस कि नहीं यार, गुलाम रह जाएंगे, फिर आगे जो बच्चे आएंगे फिर वो किस तरीके से जिएंगे, ये वाली लाइफ जो हम जी रहे हैं, ये वाली लाइफ में भी वो नहीं चाहते थे कि उनके आने वाली जनरेशन जो है वो जिए इंडिया में, है ना। तो उन्होंने कितने सारे स्ट्रगल किए, किस तरीके से वो स्ट्रगल किए, ये चैप्टर ना हमको उन सारी चीजों के बारे में बताता है। तो मतलब बड़ा मजा आता है सुनने में और बहुत अच्छा फील होता है कि यार ऐसे किया, क्या प्लानिंग की, क्या सोच के की। इवन ये भी मैं आपको बताऊंगी, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि ये जो मूवमेंट है ये क्या सोच कर लाए गए या क्या लाए गए। हम पूरा स्टोरी जैसे बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से समझेंगे, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मीम्स वगैरह भी लगाए हुए हैं इसके अंदर, है ना। तो अच्छे से हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो नेशनलिज्म में आपने ना दो जगह के नेशनलिज्म बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। एक तो इंडिया का हम लोग पढ़ेंगे और इसके पहले आप यूरोप का पढ़ के आए हो, है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप के नेशनलिज्म मतलब जब ये चैप्टर शुरू होता है ना तो ये आपको बताता है कि यूरोप का नेशनलिज्म और इंडिया के नेशनलिज्म में क्या अंतर था, किस तरीके से वहां पे नेशनलिज्म राइज हुआ था और किस तरीके से यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो राइज हुआ है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि उनका एजेंडा बिल्कुल अलग था और हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग है। तो ये ऐसा क्यों, वहां का नेशनलिज्म अलग तरीके से क्यों हुआ था और हमारे का नेशनलिज्म अलग तरीके से क्यों हुआ है। नेशनलिज्म तो नेशनलिज्म है, एक जैसा होना चाहिए। ये अगर थॉट आपके दिमाग में है तो इसको बिल्कुल निकाल देना। क्यों अलग तरीके से है ये मैं आपको समझाती हूँ। यूरोप एक ऐसा देश है जहां पर उनको वो किसी के गुलाम नहीं थे, है ना। वहां पर क्या प्रॉब्लम थी, वहां पर ऐसा था कि जो पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो एस्टेट्स में डिवाइडेड था, है ना, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट बढ़िया से मौज में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और थर्ड एस्टेट वालों को क्या करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। थर्ड एस्टेट वालों को वो लोग गिनते नहीं थे, उनको छोटा समझते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे करके थर्ड एस्टेट वालों ने रियलाइज किया कि यार ये तो गलत है ना, कब तक हम इनकी जिम्मेदारियों का बोझ भी अपने कंधों पर लेकर रखेंगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जन्म से किसी को कोई सा स्टेटस देना ठीक नहीं है, सभी लोगों को समानता से रखना चाहिए, ऐसा वहां की लड़ाई थी, है ना। तो जब वहां की लड़ाई इस बेसिस पे थी तो उनके जो मूवमेंट हुए, उनके यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई, उनके यहाँ के जो किस्से हुए वो उसी बेसिस पे हुए। समझ में आई बात। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रॉब्लम क्या थी, वहां पर मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट बनाने की जरूरत थी, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट बनाने की जरूरत थी। मतलब सब लोग अपने आप को ऐसे इंडिविजुअली देखते रहते थे, ऐसा कुछ मतलब नहीं था, है ना। जो चल रहा है वो चल रहा है, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट वाले मौज बना रहे हैं, थर्ड एस्टेट वाले टैक्स दिए जा रहे, फिर वो ट्रेजरी खाली हो गई। फ्रांस से शुरू हुआ था ना सारा किस्सा, तो ट्रेजरी खाली हो गई लुइस 16 के टाइम पे, वो जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना। तो वहीं से फ्रांस से चीजें शुरू हुई और फैलते पूरे यूरोप में चली गई, है ना। तो वहां पे लोगों को रियलाइज हुआ कि वहां पे नेशन बिल्डिंग की जो है वो काफी ज्यादा जरूरत है। चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐसे करते करते जब वो अलग अलग मूवमेंट लाते गए तो उनकी एक सोच बदलती गई अबाउट हु दे आर, व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड व्हाट वाज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ऐसे कर करके वो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे, है ना। मतलब यूरोप तो काफी बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है ना, तो फिर उसके अंदर अलग अलग देश हैं, तो वो अलग अलग देश किस तरीके से
कैसे एक दूसरे से जुड़े वो हमको उसके अंदर बताया हुआ था। और वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है या फिर कनेक्टेडनेस है वो कहाँ से आया, दे रोट सॉन्ग, सिंबल्स, आइकन्स, है ना। इसकी वजह से उनकी जो बाउंड्रीज थी कम्युनिटीज के बीच में वो भी रीडिफाइन होने लगी, मतलब अलग तरीके से बनने लगी। पहले कुछ और तरीके से वो लोग रहते थे, अब वो कुछ और तरीके से रहने लगे इन दिस स्ट्रगल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। समझ में आई बात? बहुत सारे आइडियाज की वजह से अलग अलग लिंक जो है वो बनने लगी। तो ये किसकी बात हुई? ये यूरोप की बात हुई। अब इंडिया में क्या किस्सा था, या इंडिया कहें तो कॉलोनीज का किस्सा हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये लोग कॉलोनी नहीं थे, मतलब ये किसी के कोई इंपीरियल पावर इनको नहीं रूल कर रही थी, है ना, कि मतलब देश इनका है और कोई दूसरा ही देश इनके ऊपर रूल कर रहा है, ऐसा यहाँ पे किस्सा नहीं था। लेकिन इंडिया जैसे देश हो गए, वियतनाम जैसे देश हो गए, और ऐसे बहुत सारे देश जहां पर कोई और बड़ी कंट्री या फिर कोई और पावरफुल कंट्री किसी कंट्री के ऊपर जब राज करने लगती है ना, उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगती है, तो वो क्या हो जाती है, वो कॉलोनी बन जाती है। तो फिर यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल जाहिर सी बात है अलग होगा। यहाँ पे हमको नेशन स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर तो हमको हमारे ऊपर कोई और ही जुल्म ढा रहा है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। उनको पता नहीं क्या ऐसा लगा कि हाँ वो हमारे ऊपर राज कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी अपनी क्या जमाने लगी, यहाँ पर पॉलिटिकल पावर जो है वो लोग जमाने लगे। और हम धीरे धीरे क्या करने लगे, हम ये समझने लगे कि हाँ यार ये तो करने लगे तो हमको इनकी बात माननी, पता नहीं क्यों हमने ये सोचने लगे, और फिर धीरे धीरे करके हम क्या बन गए, उनकी कॉलोनी बन गए। तो फिर हमको थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि अरे ये तो अपने को पागल ही समझने लगे हैं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, इनसे लड़ना चाहिए। तो हमको कुछ लोगों से लड़ना पड़ा, एक दूसरे देश से लड़ना पड़ा अपने आप को आजाद करने के लिए। तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत लगी, ये क्या है, इंडिया का नेशनलिज्म है। समझ में आई बात? कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। यानी कि एंटी मतलब क्या था, जैसे एंटी वायरस मतलब वायरस से लड़ना, है ना, वायरस के अगेंस्ट काम करना। तो ऐसे ही एंटी कॉलोनियल यानी कि जो जिसने हमको कॉलोनी बनाया हुआ था, हमको उनसे लड़ना था। तो हमारे मूवमेंट क्या थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे। जैसे कि इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये कॉलोनीज में इस तरीके से जो है वो नेशनलिज्म के लिए लड़ाई की गई थी। डिस्कवर्ड यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर भी लोग कैसे थे कि कोई प्रिंसली स्टेट है ना, कुछ अलग कहीं पे काम चल रहा है, तो सारे स्टेट जो हैं वो अपने अपने हिसाब से काम किया करते थे। कभी भी कोई राजा आ जाता था, बदल जाता था, फिर वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, या फिर फॉरेन इन्वेडर्स भी काफी सारे आते थे हमारे यहाँ पे जिन्होंने काफी ज्यादा रूल किया है। हम एनटीएससी में पूरा कुछ पढ़ के आए हैं ना कि इंडिया की हिस्ट्री 2 मिलियन साल पहले से अभी तक की क्या रही है ना, कौन कौन से राजा आए कि इन्होंने रूल किया। तो अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप एनटीएससी में भी सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, मैंने पूरा सीरीज वाइज वहां पे पढ़ाया हुआ है ना। तो यहाँ पर ऐसा किस्सा था, अब अचानक से हमारे यहाँ पे रूल करने और कौन आ गए, ये ब्रिटिशर्स आ गए। तो हमको इनसे लड़ना था, तो हमको इनसे लड़ने के लिए यूनाइट होने की जरूरत पड़ी। लेकिन यूनिटी तो हमको मालूम ही नहीं थी। साउथ में अलग काम चल रहा है, बोली अलग, रहना सहना अलग, ईस्ट अलग, वेस्ट अलग, नॉर्थ अलग, जो मिडल वाला पार्ट है वो अलग। लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करते थे, उनको नहीं पता था कि ये पूरा जो है वो एक देश है। तो इस चीज को, इस फीलिंग को लाने की जरूरत थी, और इस फीलिंग को लाने के लिए अलग अलग काम करने पड़े, और वही हमारे जो है वो मूवमेंट्स बन के उभर के आए, और फाइनली हमने क्या किया, इंडिपेंडेंस गेन किया। ईच क्लास ग्रुप फेल्ट डिफरेंटली। कैसे? एक्सपीरियंसेस वर वेरीड, ऑल्सो डिफरेंट नोशन ऑफ फ्रीडम। सभी के लिए फ्रीडम का मतलब, आजादी का मतलब कुछ और था। टाउन्स में रहने वाले लोगों के लिए आजादी का मतलब कुछ और था, जो प्लांटेशन में लोग रहते थे उनके लिए आजादी का मतलब कुछ और था, जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए आजादी का मतलब कुछ और था, बिजनेस क्लास के लिए आजादी का मतलब कुछ और था, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए आजादी का मतलब कुछ और था। मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से आजादी को देखते थे। लेकिन एज अ होल आजादी का मतलब क्या था कि इंडिया को इन कॉलोनियल लोगों से फ्री करवाना है ना। तो ये दिमाग में घुसाने में ना काफी ज्यादा समय लग गया, लोगों को समझने में काफी ज्यादा समय लग गया, और उसके लिए हमने अलग अलग मूवमेंट चलाए। फाइनली जब लोगों को रियलाइज हुआ कि वी आर वन नेशन, तो धीरे मतलब फिर जो है वो थोड़ा सा ही समय लगा, और हम काफी जल्दी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए उस रियलाइजेशन के बाद में। नहीं तो ये रियलाइजेशन आने में ही हमको बहुत साल लग गए। समझ में आई बात? तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको यही पढ़ना है कि रियलाइजेशन कैसे लाया गया, कौन कौन लोग लेकर आए। आपको बहुत शॉर्ट में स्टोरी दी हुई है, ट्रस्ट मी, इतना आसान नहीं था,
है ना, और इतना डायरेक्ट भी नहीं था जितना आपको बताया हुआ है। अभी आप छोटे हो ना, तो आपके दिमाग में बिठाने के लिए उसको बहुत ज्यादा ऐसे समराइज करके बताया हुआ है। समझ में आ रही है बात? आपको लग रहा होगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पर ये बहुत छोटी समरी है, इसमें बहुत चीजें जानने को है, और जितना आप जानोगे ना उतना कम लगेगा, मतलब हमेशा आपको कम ही लगेगा। बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग मुझसे जितना बनेगा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन, है ना। तो इंडिया में क्या हुआ? द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। इसी तरीके से ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ये कैसे आया? जब हमने स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जब हमने देखा कि अरे ये कम्युनिटी भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे भी लड़ रहे हैं, ये सारे भी कर रहे हैं, तो चलो हम भी करते हैं। फिर हमने एक दूसरे से कनेक्टेड फील करना इस तरीके से शुरू किया। ये जो स्ट्रगल मूवमेंट थे इसी ने हमको क्या किया? जोड़ने की कोशिश की, हमारे अंदर बॉन्डिंग लाने की कोशिश की। कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। किसने लीड किया इन सारी चीजों को? नो डाउट महात्मा गांधी वॉज नॉट अलोन। उनके साथ में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने एफर्ट्स दिए, तब जाके ये सारे मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुए थे, और तभी जाके हम इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत इसकी महात्मा गांधी ने की थी। अगर महात्मा गांधी शुरुआत नहीं करते, रास्ता नहीं दिखाते, तो मे बी चीजें जो है वो काफी अलग होती, है ना। तो महात्मा गांधी ने इनको क्या किया? सारे मूवमेंट को एक मूवमेंट में, मतलब कहीं अलग लड़ाई चल रही, कहीं अलग लड़ाई चल रही, कहीं अलग लड़ाई चल रही, ऐसा सीन जो हो रहा था, उसको महात्मा गांधी ने क्या किया? सभी लोगों को एकजुट करके नेशन वाइड मूवमेंट चलाने की कोशिश की, और तभी से हमने क्या किया? एक दूसरे से जुड़ा महसूस करना जो है वो शुरू किया। इन ईयर 1919 नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। 1919 के बाद महात्मा गांधी कब आए? 1915 में। और फिर 1919 जब आया, तब से क्या होने लगा? अलग अलग मोड ऑफ स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलने लगे एज अ यूनाइटेड स्ट्रगल। लेकिन ये जो स्ट्रगल थे दे डिड नॉट कम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। मतलब ऐसा है कि हर जगह कोई अपने अपने हिसाब से खोपड़ी तोड़ रहा है ना, हर जगह खोपड़ी तोड़ रहा है। लेकिन नाउ गांधी जी सेड इस तरीके से कि अब अपने को मिलकर जो है वो खोपड़ी तोड़ने का है। किनका? ब्रिटिशर्स का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के बिना नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे, जब बर्तन बहुत सारे होते तो बचते हैं, है ना। तो लड़ाइयां तो होगी, क्योंकि सब लोगों की सोच काफी अलग अलग थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा? लोगों को चीजें जो है वो समझ में आने लगी। अब ये सारी चीजें कैसे हुई, क्या हुई, यही आपको हर टॉपिक में पढ़ना है। चैप्टर की थीम समझ में आई? चैप्टर की थीम अगर क्लियर है तो पूरा चैप्टर भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको थीम क्लियर है, आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई है कि किस तरीके से जो है वो हमारे नेशनल मूवमेंट जो है वो चले थे। समझ में आई बात? इसी तरीके से आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से 12th तक सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऑल्सो NTSC, ओलंपियाड, अलग अलग कोर्सेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ एक्सेल कर सके। आपको कभी भी किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे ये ना फील हो कि यार थोड़ा सा फाइनेंशियली हम और स्ट्रांग होते तो हम ये चीज भी पढ़ पाते, ये चीज भी कर पाते, है ना। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको हमसे सिर्फ लेना ही लेना है जो कि नॉलेज है ना। और रिटर्न में कुछ नहीं देना। ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो दिखाकर हम आपको बोलेंगे कि ला पैसा लाया, ऐसा नहीं करना है। सब चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे भी अवेलेबल है, जो प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आई होप चीजें आपको क्लियर है ना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।